नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज ये हम लोगों का पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का थर्ड क्लास है। पहली क्लास में हम लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में बेसिक जो उसकी चीज़ें हैं, कहाँ से पोस्ट ऑफिस का हिस्ट्री है, कहाँ से उसका स्टार्टअप हुआ था, किसके माध्यम से क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। सेकंड क्लास में उन 23 सर्कल्स के बारे में 23 सर्कल्स के बारे में जाने हैं जो हमारे पोस्ट ऑफिस द्वारा डिवाइड किए गए हैं। किसका कौन सा क्षेत्राधिकार लगता है, किसका कौन सा हेडक्वार्टर है, ये सब चीज़ें हम वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 में, वो क्लास 2 से स्टार्ट होगा। रोल नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मित्रों हम आप लोगों को कुछ सिलेबस दिखाना चाहते हैं, जैसे पीओजी गाइड पार्ट 1, जिसको हम इनलैंड पोस्ट बोलते हैं। अंतर्देशीय पत्र का क्या कैसे संचार होता है, अंतर्देशीय जो हमारी चीजें हैं, पत्र, पोस्टल, पार्सल जो भी है, उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारा पहला सेक्शन है जो जनरल के नाम से है। क्या नाम से है? सेक्शन नंबर फर्स्ट। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए, सेक्शन नंबर फर्स्ट और ये जनरल, ये आपका क्लास हो गया। ये क्लास 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ये बेसिकली क्या है, पीओजी गाइड पार्ट 1 का एक तरह से सिलेबस का लेआउट है, और हर क्लास के अंदर हमको पढ़ना है क्या उसमें बताया गया है, क्या उसके बारे में हमको सीखना है। तो जो हमारा पहला क्लास था तो वो हिस्ट्री के बारे में था, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्लास, ये आपका पहला हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएंगे क्लास में? फर्स्ट क्लास में हम पढ़े हैं कंट्रोल, उसका क्या कैसे कंट्रोल है, किसके हाथ में रहता है, कौन बड़ा अधिकारी होता है, कौन छोटा अधिकारी होता है, कहाँ से कैसे इसका एक पूरा स्ट्रक्चर, पूरा संरचनात्मक कैसे पोस्ट ऑफिस वर्क करता है, फंक्शनल यूनिट, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। फिर इसी में आपका 23 सर्कल भी था, उसके बारे में भी जान लिए। अब आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर सेकंड से टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, और क्लास नंबर 3 नाइट पोस्ट ऑफिस, 4 इस तरह से बिजनेस आवर के भी बारे में हम लोग जानेंगे। बिजनेस आवर्स, कार्य के कामकाजी घंटे इसको बोलते हैं। इसमें 5 6 नंबर डिलीट कर दिया गया है, 6 नंबर को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हटा दिया गया है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। रोल नंबर 6 ये हटा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका बिजनेस ऑन संडे, ये चीजें पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में जानेंगे कि पोस्टेज का कैसे भुगतान करना है। और 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। फ्रैंकिंग मशीन का केवल एक अलग से हम क्लास लेंगे, वो इसमें शामिल नहीं है। 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, यहां तक हमको आज कवर करना है। मतलब 14 आर्टिकल, 14 नंबर क्लास तक हमको आज पूरा करना है 2 नंबर क्लास से, जिसमें आपका क्लास नंबर 6 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये विभाग द्वारा सिलेबस से हटा दिया गया है, डिलीटेड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये सब चीजें आपको हम 2 मिनट के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जब ये आप जाने रहेंगे, देखे रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हमको जानना है, इसके बारे में हमको सीखना है। अब ऐसे हम बता दिए कि ये बिजनेस आवर्स हो गया, नॉर्मल वीकडेज हो गया, तो इसमें थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन हो सकता है। पर यहाँ पे जब आप ये सिलेबस देख लिए हैं तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? इतना चीज सबको समझ में आ गया? तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन फर्स्ट का जनरल। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल पढ़ चुके हैं। आज टाइप्स ऑफ ऑफिसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले फिर, ये रहा आपका टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, डाक विभाग है, वो 3 तरह के पोस्ट ऑफिस में बटा हुआ है। कौन कौन सा? हेड ऑफिस, दूसरा सब ऑफिस, और तीसरा ब्रांच ऑफिस। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। हेड ऑफिस क्या होता है?
यानी प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर, इसको हम बोलते हैं चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। यानी ये छोटे छोटे जो ये हमारे पोस्ट ऑफिस है, सब ऑफिस हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गया, ये इनका मुखिया होता है एक तरह से। ये क्या होता है? इनका मुखिया होता है, इनका सरदार होता है। इन्हीं की अंडर में ये दोनों चीजें काम होती हैं। दूसरा चीज क्या होता है? ये हेड ऑफिस, ये यानी हेड ऑफिस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यानी लेखा जोखा, उसके साथ में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जितने भी हमारे बेसिकली ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो हेड ऑफिस के हों, चाहे वो सब ऑफिस के हों, चाहे वो ब्रांच ऑफिस के हों, इन सबको वो अपने निगरानी में रखता है। कौन? हेड ऑफिस। कि इस एसओ में क्या काम हुआ है, उसका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या क्या है, ब्रांच ऑफिस का क्या हुआ है। इसीलिए इनका डेली अकाउंट हमेशा हेड ऑफिस के पास जाता है कि आज ये काम इस तरह से किया गया है। तीसरी चीज, हेड ऑफिस का जो हेड होता है वो हेड पोस्ट मास्टर यानी मुख्य पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर ये मुख्य पोस्ट मास्टर हेड हो गया तो फिर आपके अधीक्षक सर क्या होते हैं? उनका अलग रोल है, इनका अलग रोल है। एक जैसे ब्रांच ऑफिस का हो गया, ब्रांच पोस्ट मास्टर हेड होते हैं, सब ऑफिस का एसपीएम होते हैं। इस तरह से जो हेड ऑफिस का है वो हेड पोस्ट मास्टर के अंडर में रहता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सब ऑफिस में। सब ऑफिस, इसका जो रिपोर्ट्स होता है वो अपने हर काम का रिपोर्ट्स किसको देंगे? हेड ऑफिस को देंगे, ये तो सभी को पता है। एसपीएम सब ऑफिस के इंचार्ज होंगे। सब ऑफिस को हिंदी में उप डाक घर भी बोलते हैं। एसपीएम यानी होता है सब पोस्ट मास्टर, उप डाकपाल इनको हम बोलते हैं। तो ये इसके इंचार्ज होते हैं। और एक और चीज बताया गया है कि टाइप्स ऑफ सब ऑफिस बाय नंबर ऑफ स्टाफ। भाई नंबर ऑफ स्टाफ के द्वारा कौन कौन से पोस्ट ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लीजिए। पहले नंबर पे जैसे दिया गया है मुख्य डाकघर, एमडीजी। मुख्य डाकघर शॉर्ट फॉर्म में चलता है एमडीजी, मुख्य डाकघर। दूसरा चीज हायर सिलेक्शन ग्रेड, ये हो गया, ये सब ऑफिस के अंडर में ही आते हैं, ये भी सब ऑफिस ही हैं। मुख्य डाकघर हेड ऑफिस नहीं होता, सब ऑफिस है। मतलब नंबर ऑफ स्टाफ के हिसाब से उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मुख्य डाकघर हो गया, एलएचएसजी हो गया हायर सिलेक्शन ग्रेड, एलएसजी हो गया लोअर सिलेक्शन ग्रेड, और ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस, ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस जिसे हम ए क्लास सब ऑफिस बोलते हैं, डबल हैंडेड सब ऑफिस जिसे हम बी क्लास सब ऑफिस बोलते हैं, सिंगल हैंडेड सब ऑफिस जिसे हम सी क्लास सब ऑफिस या एसओ बोलते हैं। यह हो गया आपका सब ऑफिस के प्रकार। इतने इतने तरह के सब ऑफिस होते हैं। एक चीज और है कि टाइप ऑफ सब ऑफिस बाय डिलीवरी। भाई डिलीवरी के हिसाब से सब ऑफिस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला डिलीवरी के लिए, दूसरा नॉन डिलीवरी सब ऑफिस। पहला हो गया डिलीवरी सब ऑफिस, दूसरा हो गया नॉन डिलीवरी सब ऑफिस। तो जो हमारा डिलीवरी सब ऑफिस होता है उसमें पिन प्लस डिलीवरी स्टाफ दोनों की जरूरत पड़ती है। डिलीवरी स्टाफ की और पिन की दोनों जरूरत पड़ती है। मगर नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, नॉन डिलीवरी सब ऑफिस में केवल काउंटर ट्रांजैक्शन होगा, उसमें कोई भी डिलीवरी का काम नहीं किया जाएगा। क्या होगा? केवल काउंटर ट्रांजैक्शन होगा। और जब डिलीवरी होगी तो पिन नंबर की जरूरत पड़ेगी। काउंटर ट्रांजैक्शन होगा तो हो सकता पिन नंबर की जरूरत ना पड़े। तो ये हो गए हमारे सब ऑफिस के प्रकार, जो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए या उस हिसाब से जरूरी भी है। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस सबको पता होगा। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत से भाई बहन, बहुत से क्या 90-95% ऐसे भाई बहन मित्रगण होंगे जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस से ही प्रमोट होकर आगे कहीं ना कहीं अपने मंजिल पर गए होंगे या जाने की सोच रहे होंगे। तो ब्रांच के बारे में तो पता ही होगा।
ब्रांच ऑफिस का क्या होता है कि इसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। नाम में देखो कितना बड़ा नाम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम। ये इंचार्ज भी, इंचार्ज या हेड कुछ भी बोल लीजिए, चाहे हेड बोलिए चाहे इंचार्ज बोलिए, ये बीपीएम हो गए। इनके साथ में काम करने के लिए ज्यादातर डबल हैंडेड में एक एबीपीएम भी दिया जाता है। इनको हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनको एक एबीपीएम दिया जाता है। तो ये हो गया मित्रों हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये था कि टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस जो क्लास नंबर सेकंड है, क्लास नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड का जो नाम है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस में, तो तीन तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। किसका क्या काम है, कितने प्रकार होते हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। बात समझ में आ गई? क्लास का जो नाम है, क्लास का जो नाम रखा गया है, ज्यादातर आप उसी से समझने का प्रयास करिए। उसी क्लास के नाम से ही तो हमको अंदर घुसना है भाई। ये आपका गेट हो गया, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब इसके अंदर ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके क्लास के नाम से ही ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती हैं। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट के माध्यम से बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो ग्रुप ए होता है, ग्रुप ए पोस्ट ऑफिस, या इसको क्लास फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, इसका जो हेड होते हैं वो मुख्य पोस्ट मास्टर होता है, चीफ पोस्ट मास्टर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ पोस्ट मास्टर। किसके हेड? ग्रुप वन, सॉरी ग्रुप ए या क्लास वन पोस्ट ऑफिस के मुखिया चीफ पोस्ट मास्टर या मुख्य पोस्ट मास्टर होते हैं। ये कभी कभी पूछता है कि फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज कौन होते हैं, उसके हेड कौन होते हैं, तो उसके मुख्य होते हैं मुख्य पोस्ट मास्टर। बात क्लियर है? दूसरे नंबर पे बताया गया है देखिए आप आवाज अपने हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा, हमारा थोड़ा सा साउंड ज्यादा रहता है। तो जो दूसरे नंबर पे दिया गया है ग्रुप बी या क्लास सेकंड पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है वो सीनियर पोस्ट मास्टर होते हैं। जूनियर नहीं, सीनियर पोस्ट मास्टर, मतलब उनको भी थोड़ा लंबा अनुभव रहता है पोस्ट मास्टरी का। तीसरे नंबर पे बात करते हैं प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस का जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर होते हैं। बात समझ में आ गई? चौथे नंबर पे बात करेंगे जो एपीओ में, आर्मी पोस्ट ऑफिस जो है एपीओ, वहां पे वीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर को बुक नहीं किया जाता। अब शायद होने लगा है अब इस टाइम पे, पर ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। पर ऑप्शन में अगर रहेगा तो आपको यही करना है कि एपीओ में, आर्मी पोस्ट ऑफिस में वीपी आर्टिकल्स को और मनी ऑर्डर्स को बुक नहीं किया जा सकता है। बातें समझ में आ गई? तो क्लास नंबर सेकंड में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस में इतनी चीजें हमको पढ़ना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर थर्ड, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए थे भैया, ये आपका हम सिलेबस यहाँ पहले न दिखा दिए थे। मुझे पता था ना उधर देखेंगे तो थोड़ा चकबकिया आएंगे, तो चकबकिया आना नहीं है। ये सिलेबस आपको हम दे देंगे पीडीएफ में। सिलेबस को बार बार देख कर, जब भी आप पढ़िएगा तो सिलेबस देख कर पढ़िएगा। यहाँ देखेंगे तो क्लास आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो क्लास आप नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में नाइट। तीसरे नंबर पे क्या है? नाइट पोस्ट ऑफिस। यहां से भी देखते जाइए, वहां से भी देखते जाइए, दोनों जगह से क्लियर करते चले जाइएगा। भाई कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कहां से होगा कैसे होगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है? नाइट पोस्ट ऑफिसेस। आइए, नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं कि ये रात्रिकालीन डाकघर होते हैं। रात्रिकालीन ऐसा नहीं है कि ये अंधेरे में रोड में खुले रहते हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी ऑफिस है। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर नाइट पोस्ट ऑफिस चलाना पड़ता है, विभाग ने सोचा दिन में तो काम होता ही है, कुछ ऐसी जगह है लोगों का काम ना रुके, इसलिए नाइट पोस्ट ऑफिस को भी चालू कर दिया जाए। तो रात्रिकालीन डाकघर भी खोल दिए गए। इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे दिया गया है कि नाइट पोस्ट ऑफिस में टाइम फिक्स्ड बाई एचओसी हेड ऑफ सर्कल।
बात समझ में आ गई कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है वो जो उसका जो टाइम फिक्स किया जाता है वो हमेशा हेड ऑफ द सर्कल, परिमंडल प्रमुख या उसको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या सीपीएमजी बोलते हैं। हर सर्कल में नाइट पोस्ट ऑफिस जहां जहां होगा तो उसका जो टाइम फिक्स करेंगे वो हमेशा हेड ऑफ सर्कल द्वारा, सीपीएमजी साहब द्वारा ही किया जाएगा। इसको याद करके रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है। दूसरी चीज, नाइट पोस्ट ऑफिस डीजी, डीजी यानी डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक इसको हिंदी में बोलते हैं, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बात को समझिएगा अच्छे से। जो हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस है वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा, डीजी पोस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, पर उसका जो टाइम फिक्स किया जा रहा है वो सीपीएमजी द्वारा किया जा रहा है। एक चीज और जान लीजिए कि डीजी द्वारा ही, डायरेक्टर जनरल द्वारा ही नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य को रात्रि में 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संडे को छोड़कर, मतलब 6 दिन, यदि डायरेक्टर जनरल चाहे 6 दिन नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य को 8:30 बजे तक शाम को बढ़ा सकते हैं, केवल संडे को छोड़कर। संडे को ऐसा नहीं होता। अब तो संडे को जब ऐसा नहीं होता तो संडे को क्या होता है, उसके लिए जवाब यहां नीचे लिखा गया है कि संडे को नाइट पोस्ट ऑफिस 10 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक ही खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। ठीक है, मगर अन्य दिन जनरली यही समय होता है, पर अन्य दिन क्या है, अगर डीजी साहब चाहें तो नाइट पोस्ट ऑफिस को 8:30 बजे तक शाम को खुलवा सकते हैं, संडे को छोड़कर। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस। तो क्या पढ़े हैं आप यहाँ पे? नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम कौन फिक्स करता है? हेड ऑफ सर्कल। उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? डीजी के हाथ में। 8:30 बजे तक उसका टाइम कौन बढ़ा सकता है? डायरेक्टर जनरल। ठीक, आगे बढ़े। तीसरे नंबर पे यह बताया गया है कि एक्सटेंडेड आवर्स, यानी बढ़ाए गए समय के दौरान किए गए कार्य। यदि समय बढ़ा दिया गया तो उस बढ़ाए गए समय में क्या क्या काम होगा उसके बारे में आइए समझते हैं। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, आप बढ़ाए गए समय में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग कर सकते हैं। इशू ऑफ टीएमओ, टीएमओ का मतलब होता है ट्रांजिट मनी ऑर्डर। टीएमओ ट्रांजिट मेल ऑफिस ही होता है, पर यहां पर उसका काम नहीं है। इशू ऑफ टीएमओ, ये भी कब तक इशू हो सकता है? 6 बजे तक। कितने बजे तक इशू करवा सकते हैं? 6 बजे तक। ये टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है सेल स्टैम्प्स, आप स्टैम्प्स बेच सकते हैं। सेल आईपीओ, आईपीओ बेच सकते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर। पांचवें नंबर पे जो महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि एसबी ट्रांजैक्शन, एसबी खाता में लेन देन जमा निकासी। डिपॉजिट टू पोसा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोसा यानी क्या होता है? पोसा यानी क्या होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ये सारे काम आप 7 बजे तक कर सकते हैं बढ़ाए गए समय के दौरान। यदि 8:30 बजे तक समय शाम को बढ़ा दिया गया है तो ये चीजें आप इतने बजे तक भैया करवा लीजिएगा। अभी ये पुराना रूल ही है, इसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। रूल 2024 में जहां जहां परिवर्तन हुआ है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ाए गए काम के दौरान ये सब चीजें इतना इतना हमको टाइम टू टाइम इतने बजे तक ही करना है। अब इसके बाद क्या होता है, चौथे नंबर पर देखिए, संडे प्लस हॉलीडे के दिन। संडे और जैसे कोई और छुट्टी पड़ गई, दिवाली हो गया और होली हो गया, जो भी है अपना गांधी जयंती हो गया, इस दिन भी क्या है, ऑफिस, ये नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। पर इनका जो कार्य का समय रहेगा वो 10 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। बाकी सारे पोस्ट ऑफिस क्या होते हैं, उस दिन बंद होते हैं। संडे और हॉलीडे के दिन केवल और केवल नाइट पोस्ट ऑफिस ही वर्क करता है, बाकी सारे पोस्ट ऑफिस बंद होते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पे बताया गया है कि इस दिन निम्न कार्य नहीं होंगे। कौन कौन से कार्य नहीं होंगे? जिस दिन छुट्टी रहेगी, मतलब संडे और अदर हॉलीडेज के दिन, ये 3 काम नहीं होंगे भैया, ध्यान में रखिएगा। काम क्या होगा?
ये ऊपर बताया गया है, ठीक है। मगर ये 3 काम नहीं हो सकते हैं संडे और हॉलीडे के दिन। क्या क्या? डिलीवरी नहीं होगी, आप डाक की डिलीवरी नहीं कर सकते, अदर चीज की मनी ऑर्डर का पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, और एसबी का पेमेंट भी आप नहीं कर सकते हैं। कब? संडे और अदर हॉलीडेज के दिन। किस में? नाइट पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस। कैसे नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क करता है, कैसे इसका टाइमिंग बढ़ाना है, कैसे टाइम बढ़ जाता है, किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है, किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ये सारी चीजें नाइट पोस्ट ऑफिस में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं, चलिए चौथे नंबर पे, क्लास नंबर 4, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ला भैया, नाइट पोस्ट ऑफिस था, विभाग ने मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी चला दिया गया और नाम दे दिए उसको हिंदी में चल डाकघर। चल डाकघर, क्या नाम दे दिए गए? चल डाकघर। सभी लोग चल डाकघर। तो मोबाइल पोस्ट देख लीजिए, यहां पर भी है ये ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपका चौथे नंबर पे साफ साफ दिया गया है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। इसी के बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, जयपुर, भिलाई, इन जगहों पर मोबाइल पोस्ट ऑफिस की सुविधा फिलहाल करंट में उपलब्ध है। कुछ दिन पहले से भी उपलब्ध हो सकती है। तो यहां पर ये सारी चीजें मोबाइल पोस्ट ऑफिस में, इस शहर में ये सुविधा उपलब्ध है। ये एक तरह से वैन पोस्ट ऑफिस होते हैं, वैन में ही ये सब काम चलाए जाते हैं, इसीलिए उनको मोबाइल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। ज्यादा इसमें कोई ऐसा ऑफिस नहीं होता जैसे सब ऑफिस होते हैं, ब्रांच ऑफिस होते हैं, नहीं, इनका कोई ऑफिस ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास विभाग द्वारा तो ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो झील में पोस्ट ऑफिस चल रहा है, सोचिए, लद्दाख में है वो, झील में पोस्ट ऑफिस चल रहा है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस एक वैन ऑफिस होता है, उसमें सारे काम, ये सारी इन इन जगहों पे है और ये सारे काम होते हैं। कौन कौन? सेल ऑफ स्टैम्प, आप स्टैम्प बेच सकते हैं, स्टेशनरी बेच सकते हैं, बुकिंग ऑफ सरफेस मेल एंड एयर मेल रजिस्टर्ड। अब आप सरफेस मेल यानी सतही डाक, उसको बुक कर सकते हैं, सरफेस मेल आर्टिकल को बुक करवा सकते हैं, एयर मेल को भी बुक करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए भैया। बुकिंग ऑफ एयर पार्सल को भी बुक करवा सकते हैं, एयर मेल रजिस्टर्ड होना चाहिए, साधारण नहीं। सरफेस मेल बुक करवा सकते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस में, और ये पार्सल भी बुक करवा सकते हैं, एयर पार्सल। तो ये 3 चीजें यहाँ पर इस तरह की बुकिंग होंगी। स्टेशनरी बेच सकते हैं पोस्ट ऑफिस का, और स्टैंप वगैरह बेच सकते हैं। ठीक है, इतना काम ही मोबाइल पोस्ट ऑफिस में होगा, यानी मोबाइल या वैन पोस्ट ऑफिस। तो तीसरे नंबर पे क्या बताया गया है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस में देर से भी डाक की बुकिंग की जाती है। लेट देर से भी आप इसकी डाक की बुकिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। क्यों? ताकि हवाई डाक में डाली जा सके, जो एयर आर्टिकल हैं, एयर पोस्ट हैं, उसमें उसको डाली जा सके, इसलिए आप उसको मोबाइल पोस्ट ऑफिस में देर से भी बुकिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा छूट विभाग द्वारा दिया गया है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस में चौथे नंबर पे दिया गया है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में वीपी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स और बीमा शामिल नहीं किया गया है। मतलब वीपी और बीमा यानी इंश्योर्ड, ये चीजें इसमें शामिल कतई नहीं किया गया है। यही छोटी छोटी चीजें तो हमको पकड़ना है, आप इसी चीजों को तो सीखने के लिए क्लास ज्वाइन किए हैं, है ना। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में ये चीजें आप शामिल नहीं कर सकते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार और अदर हॉलीडेज में बंद रहेंगे, जैसे सारे पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस ही केवल इकलौता ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो रविवार और अदर हॉलीडेज में भी खुला रहता है, बाकी पूरे पोस्ट ऑफिस बंद रहते हैं। ठीक है, बताया गया है कि चेन्नई, ये मद्रास और नागपुर में मोबाइल पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर भी बुक किया जा सकता है। चेन्नई और नागपुर में मनी ऑर्डर, एमओ यानी मनी ऑर्डर भी बुक किया जा सकता है, बाकी जगह मनी ऑर्डर की बुकिंग नहीं होती। कहां कहां हो सकता है? चेन्नई और नागपुर में। पूछा हुआ सवाल है, कई एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो ये रहा है आपका दोस्तों मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्लास नंबर 4। आगे बढ़ें, समझ में आ गया। अब आते हैं क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 उसका नाम है बिजनेस आवर्स, नॉर्मल वीक डेज। यहां पे देखिए, ये क्लियर करिए यहां से। बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल वीक डेज, 6 नंबर डिलीटेड है, इसको हटा दीजिए। 7वें नंबर पे पढ़ेंगे बिजनेस ऑन संडे, संडे को कैसे बिजनेस होता है। पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं, कैसे होती हैं, उस चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है बिजनेस आवर्स, यानी कामकाजी घंटे। तो क्लास नंबर 5 में हम लोग आएंगे नॉर्मल वीक डेज। नॉर्मल वीक डेज, नॉर्मल वीक डेज यानी होता है सोमवार से लेकर शनिवार तक में जो नॉर्मल काम होता है उसके बारे में बताया गया है, संडे को छोड़कर नॉर्मल वीक डेज उसको बोलते हैं। नॉर्मल वीक डेज में फर्स्ट नंबर पे आइए, जिस दिन, जिस दिन बिजनेस ट्रांजैक्शन या व्यापारिक लेन देन और मेल डिलीवरी डिस्पैच का कार्य किया जाता है उसे नॉर्मल वीक डेज कहा जाता है। मतलब जिस दिन बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यापारिक लेन देन होते हैं, मेल की डिलीवरी होती है, डिस्पैच का काम किया जाता है, उसे नॉर्मल वीक डेज हम कहते हैं। ठीक है, यानी संडेज को छोड़कर मंडे से सैटरडे वर्किंग डेज। दूसरा चीज यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल वीक डेज में इंक्वायरी, इंक्वायरी यानी होता है पूछताछ, सेल ऑफ पोस्टेज, स्टेशनरी, ग्रांट एक्सेट्रा, ग्रांटिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बेचना, जैसे आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एससी वगैरह हो गया, इंक्वायरी यानी पूछताछ हो गया, सेल ऑफ पोस्टेज हो गया, पोस्टेज को सेल करना, स्टेशनरी, स्टेशनरी को थोड़ा सा समझिएगा, ये किताब वाली स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी जब आता है तो लोगों के ध्यान में यही आता है कि भैया वो किताबिया वाला स्टेशनरी तो नहीं है, वो स्टेशनरी नहीं है। आप देखे होंगे कि पोस्टेज लगे हुए पहले से कुछ लिफाफे आते हैं, पोस्ट कार्ड आते हैं, लेटर कार्ड आते हैं, तो उनको हम स्टेशनरी के तौर पे रखते हैं, वो हमारे विभाग की स्टेशनरी है। इनको भी बेचने से हमारे विभाग की आमदनी होती है। बात समझ में आ गई। तो पहले नंबर पे ये सारी चीजें हम कब कर सकते हैं? इंटायर वर्किंग आवर्स, कार्य के संपूर्ण समय में ये चीजें हम कर सकते हैं, जब तक ऑफिस हमारा खुला रहेगा पूरे टाइम इतने इतने चीजें ये हम इंक्वायरी पूछताछ ले सकते हैं, पोस्टेज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, स्टेशनरी खरीद सकते हैं और ग्रांट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल एंड वीपी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन हुआ है 2024 रूल में, जो विभाग द्वारा रूल जारी किया गया है 2.0 के पहले सब कुछ विभाग तय कर लेता है, उसके बाद हम लोगों तक पहुंचता है कि ये चीज करना है उसको। सीधे ऐसा नहीं है कि 2025 में रोल आउट हुआ, 2.0 का आगमन हुआ तो उसी टाइम पे सब सोच विचार के 1 महीने में कर दिए, नहीं, काफी इसमें मेहनत लगती है, कई दिनों से मंथन होता है तब चालू होता है ये। तो दूसरे नंबर पे जो बताया गया है कि बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वीपी, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल की बुकिंग और वीपी आर्टिकल की बुकिंग। यहां पे गंभीर होकर समझिएगा, यहां गलती आप करेंगे। क्या गलती करेंगे? पहले जो समय था वो 6 घंटे से 7 घंटे तक ये काम किया जाता था। एमएफ का मतलब है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे पहले रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग, इंश्योर्ड यानी बीमाकृत आर्टिकल की बुकिंग और वैल्यू पेबल पोस्ट वीपीपी की बुकिंग मंडे से फ्राइडे तक, मंडे से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार तक 6 घंटे से 7 घंटे तक होता था। परंतु अब सुधार इसमें कर दिया गया है, इसको काट कर विभाग ने केवल 6 घंटे साफ साफ लिख दिया कि अब ये कार्य 6 घंटे तक ही होगा।
ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो सैटरडे का काम है वो 5 घंटे होगा। सैटरडे वाले में देखिए कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं किया है कि सैटरडे का कब तक होगा, तो सैटरडे को आप यथावत वही मान के चलिए। 3 बजे तक सैटरडे में यानी शनिवार में 3 बजे तक ये सारे काम होंगे। कौन कौन से काम? रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग, इंश्योर्ड आर्टिकल की बुकिंग और वीपी आर्टिकल की बुकिंग। ठीक है। पहले कितना था? 6 से 7 घंटे था, अब इसको विभाग ने 6 घंटे कर दिया है। नए रूल में है ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा चीज, हाँ ये पहला हो गया, इंक्वायरी वगैरह, ये पोस्टेज स्टेशनरी ये सब हो गया, ये चीजें हो गई। ये होता है, इसको बोलते हैं, इसमें विभाग को पैसा मिलता है। भाई बुकिंग करेगा तो पैसा मिलेगा नहीं, इसमें विभाग को पैसा देना पड़ता है। ये लेने का काम हो गया, ये देने का काम हो गया, ये लेनदार हो गया, ये देनदार हो गया। अब देने का सॉरी लेने का काम तो बता दिए कि हम बुकिंग करवाएंगे कस्टमर से तो पैसा मिलेगा। अब देने का भी बताइए। इश्यू ऑफ टीएमओ, सॉरी इशू ऑफ एमओ, मनी ऑर्डर इशू करेगा विभाग। सेल ऑफ पेमेंट, सेल एंड पेमेंट, इसमें कोई अगर ऐसा पेमेंट करता है, आईपीओ का किसका? सेल बेचेगा, आईपीओ बेचेगा या आईपीओ का पेमेंट करेगा, दोनों काम है। सेल एंड पेमेंट दोनों काम है, बात को समझिएगा। आईपीओ को बेचना भी है, सेल करना भी है वो। और एसबी ट्रांजेक्शंस, माने एसबी ट्रांजेक्शन लेन देन जो भी है, जमा निकासी, एंड बिल पेमेंट, और बिल का भुगतान, ये सब चीजें विभाग द्वारा मंडे टू फ्राइडे पहले 5 घंटा था। कितने घंटे का था भैया? 5 घंटे का। मतलब 5 घंटे के अंदर पहले हमें क्या करना था? मनी ऑर्डर इशू हो जाता था, आईपीओ का चाहे पेमेंट हो चाहे बेचना हो वो हो जाता था, एसबी ट्रांजैक्शन का काम हो जाता था, बिल पेमेंट हो जाता था। परंतु अब ये 6 घंटे तक होगा, जब से ऑफिस खुलेगा सुबह से तो 6 घंटे तक होगा। सबको 6 6 घंटे कर दिया। ये 5 घंटे का था, इसको भी 6 घंटे कर दिया। शनिवार का इसमें भी कोई रूल नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको 3 घंटा मान के चलिए। 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटा। ठीक है, शनिवार में परिवर्तन नहीं हुआ है या कोई ऐसा जानकारी उसमें नहीं दिया गया है। बाकी सब 6 6 घंटे का कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे 6 से 7 घंटे का था तो 6 घंटे कर दिया, यहाँ पे 5 घंटे का था तो काम 6 घंटे का कर दिया। बात समझ में आ गई? तो कौन कौन से काम होते हैं? इंक्वायरी, पूछताछ, सेल ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी या ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जब तक ऑफिस खुला रहेगा तब तक होगा भैया। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल, इन सबको हम केवल 6 घंटे तक अब बुक करेंगे। पहले 6 से 7 घंटे था, दोनों चीजें हम बता दिए आपको। शनिवार को 5 घंटे तक काम होगा, उसमें कोई परिवर्तन अभी नहीं किया गया है, 3 बजे तक। इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल ऑफ आईपीओ का पैसा भुगतान करना या आईपीओ बेचना, एसबी ट्रांजैक्शन, कोई बिल का पेमेंट हो, ये सारी चीजें पहले 5 घंटा था, अब 6 घंटे के लिए कर दिया गया है। शनिवार में परिवर्तन इसमें भी नहीं है, शनिवार को 3 बजे तक, सॉरी 3 घंटा होगा, 1 बजे तक। अब आते हैं बीओ का कार्य, यानी ब्रांच ऑफिस का कार्य 4 घंटे से 5 घंटे तक है। मिनिमम बीओ 4 घंटे तक खुले रहेंगे, मैक्सिमम बीओ 5 घंटे तक खुले रहेंगे, यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस 4 से 5 घंटे तक ही खुले रहेंगे। कार्य के हिसाब से उनका टाइम आवर्स निर्धारित किया जाता है। इसी कार्य समय के दौरान ही बीओ में संपूर्ण कार्य किए जाएंगे, उनको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। विभाग मानता है कि वो इतने घंटे में अपना काम कर लेंगे, भले ही आप सुबह से रात तक काम करिए, पर विभाग नहीं मानेगा। विभाग यही मानेगा कि हमारा काम 4 से 5 घंटे का था, ये लोग इतना घंटा काम नहीं किए हैं। ठीक है, आप चाहे दिन रात मरते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए प्रमोशन लीजिए। तीसरा चीज लास्ट में है स्टेशनरी आरएमएस, इसको समझिएगा। इसको हम स्थिर रेल डाक बोलते हैं। स्टेशनरी आरएमएस को क्या बोलते हैं? स्थिर रेल डाक बोलते हैं। कुछ स्टेशनरी आरएमएस में देखिए, स्टेशनरी का वो स्टेशनरी अलग है, ये स्टेशनरी आरएमएस स्थिर रेल डाक, मतलब एक जगह पे स्थायी जो रहता है उसको हम स्थिर रेल डाक बोलते हैं। ये स्टेशनरी अलग है।
अब वो स्टेशनरी जो हम लोग सेल करते हैं विभाग का वो अलग है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किताब वाली स्टेशनरी अलग है, तीनों स्टेशनरी अलग अलग हैं। यहाँ स्टेशनरी यानी स्थिर रुका हुआ रेल डाक, स्थिर रेल डाक, आरएमएस का ये सेक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग होती है और सेल स्टैम्प एंड स्टेशनरी इत्यादि का कार्य भी किया जाता है। कहाँ पे? स्टेशनरी आरएमएस में, बाकी जगह पे रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग नहीं होती है आरएमएस में, है ना। तो ये रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग और सेल ऑफ स्टैम्प्स को बेचते हैं, स्टेशनरी भी बेच सकते हैं। ये स्टेशनरी अलग है, पहले भी बताया था, ध्यान में इसको रखे रहिएगा। ये स्टेशनरी स्थिर रेल डाक के बारे में बताया गया है और बुक वाली स्टेशनरी अलग है। तो जो हमारे स्थिर रेल डाक हैं, तो कुछ ऐसे स्थिर रेल डाक अभी भी हैं जहां पर रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग होती है, स्टैम्प सेल होते हैं और स्टेशनरी भी, विभाग के स्टेशनरी जैसे पोस्ट कार्ड, ये सब चीजें बांटे जाते हैं या बेचे जाते हैं। अब एक नोट के तौर पे थोड़ा सा कुछ बताया गया है कि देरी से पोस्ट करने पर रजिस्टर्ड आर्टिकल पर 3 रुपया तथा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पर 2 रुपया लेट फीस लगेगा। इतना लेट फीस लगता है, ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। यदि आप देरी से पोस्ट करते हैं, टाइम से नहीं करते हैं दिए गए टाइम से, तो बुक तो हो जाएगा, पर रजिस्टर्ड आर्टिकल पर 3 रुपया और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पर 2 रुपया लेट फी आपको देना पड़ेगा, इसीलिए टाइम से इसकी बुकिंग करिए। तो ये रहा हमारा क्लास नंबर 5 नॉर्मल वीक डेज, और इसका जो मेन हेडिंग है वो क्या है? बिजनेस आवर, बिजनेस आवर्स यानी कामकाजी घंटे, और 5वें नंबर में पढ़ लिए नॉर्मल वीक डेज। 6वें नंबर को नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, डिलीट कर दिया गया है। अब 7वें नंबर को पढ़ते हैं, बिजनेस ऑन संडे, बिजनेस ऑन संडे, रविवार के दिन बिजनेस। चलिए, यहां पे बिजनेस ऑन संडे प्लस पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, उस दिन क्या होगा तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, ज्यादा नहीं है इसमें। रविवार और डाकघर के छुट्टियों के दिन किए जाने वाले कार्य, पहले भी बता दिया हूं, रविवार और बाकी दिन छुट्टियों के दिन केवल और केवल नाइट पोस्ट ऑफिस में काम होता है, बाकी सारे पोस्ट ऑफिस बंद रहेंगे। कहां पे काम होता है? नाइट पोस्ट ऑफिस में, बाकी पूरे ऑफिस बंद रहेंगे। इस दिन अन्य पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स का क्लियरेंस, अर्थात लेटर बॉक्स से डाक भी नहीं निकाली जाएगी, मतलब इस दिन डिलीवरी का काम नहीं किया जाएगा। इसको अभी अभी तो पढ़े हैं नाइट पोस्ट ऑफिस में, नाइट पोस्ट ऑफिस पढ़े हैं ना, उसी में तो दिया था ये भी कि लेटर बॉक्स का क्लियरेंस नहीं होगा, मतलब डिलीवरी नहीं होगी, तो लेटर बॉक्स का क्लियरेंस नहीं होगा, बात खत्म। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को तीसरे नंबर पे देखिए, बहुत बार पूछा गया है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को निम्न पोस्ट ऑफिसेस में रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी बुक किया जा सकता है। किसको? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को। जो न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर के एजेंसियां होती हैं, वहां पे विभाग द्वारा जो रजिस्टर्ड होती हैं, उनको ही केवल हम छुट्टी के दिन भी बुकिंग किया जा सकता है। केवल किसका? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, बाकी बुकिंग नहीं होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। कहां पे? एट प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में, आरएमएस ऑफिस में, नाइट पोस्ट ऑफिस में। ये 3 ऐसे जगह हैं जहां पर छुट्टियों के दिन भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बुक किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हो गया हमारा वर्किंग बिजनेस ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन। तो इतना बस ध्यान में रखिएगा कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की बुकिंग 3 जगह पे होती है, और नाइट पोस्ट ऑफिस केवल खुला रहता है संडे को, छुट्टियों के दिन, और उस दिन भी वहां पर भी लेटर बॉक्स की क्लियरेंस की काम नहीं किया जा सकता, यानी वहां पे भी डिलीवरी का काम उस दिन नहीं होगा। बात खत्म। 3 ही पॉइंट याद करना है इसमें। कौन कौन सी? नाइट पोस्ट ऑफिस संडे प्लस हॉलीडे में खुले रहेंगे। दूसरा चीज, नाइट पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी का काम उस दिन नहीं होगा। तीसरा दिन, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को नाइट पोस्ट ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में बुक किया जा सकता है। किस दिन? छुट्टी और संडे और अदर छुट्टियों के भी दिन में। समझ में आ गया? नोट के तौर पे कुछ बताया गया है भैया, जो फ्रैंक आर्टिकल क्या आर्टिकल होते हैं, फ्रैंक आर्टिकल क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे।
फ्रैंकिंग एक मशीन होती है जिसके माध्यम से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस विभाग क्या करता है कि अपना भुगतान लेता है, वो पेमेंट लेता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके ऑफिस में जाकर एक पोस्ट कार्ड ले सकें या कुछ ऐसी चीजें ले सकें, हम पोस्टेज ले सकें। तो हमने विभाग ने क्या किया कि फर्म कंपनियों के लिए, ये सब के लिए छूट दे दिया कि आप फ्रैंकिंग मशीन रखिए, वहां से स्टाम्प लगाइए, सॉरी अपना छाप लगाइए और हमारे पास काउंटर पे दे दीजिए, हम उसको पोस्ट करवा देंगे, भिजवा देंगे। ये फ्रैंक आर्टिकल जो होते हैं, फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा जो पोस्टेज पेड किए जाते हैं, उसको कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डालना है और मेल वैन में भी नहीं डालना है। इनके माध्यम से उसको भेजा नहीं जा सकता है। फ्रैंक आर्टिकल का केवल डिलीवरी काउंटर से, पोस्टमैन के द्वारा ही होगी, काउंटर से। उसको हमको लेटर बॉक्स में नहीं डालना है, चिट्ठिया में मोड़ बढ़ा के उसको घुसेड़ दिए, मोड़ मड़ा के घुसेरोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा काम करिए जैसा विभाग ने बोला है। तो ये हो गया हमारा लेटर बॉक्स और मेल वैन में फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट नहीं किया जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस आवर्स, कामकाजी घंटे, इसी के अंतर्गत ही आ रहा है ना। ये हो गया, डिलीटेड है 7 नंबर 8 नंबर, 8 नंबर पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। इसलिए आपको ये सिलेबस हम दिखा रहे हैं कि आपको इससे कंफ्यूजन ना हो कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमको पागल घोषित कर दोगे। पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, डाकघर की छुट्टियां, बहुत अच्छी बात है, सबको इंतजार रहता है। तो विभाग ने क्या किया कि टोटल 17 पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज एक साथ में, सॉरी एक साल में मान्य होती हैं। कितने पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज हैं, 17। इसमें से क्या है, 14 जो पोस्ट ऑफिस की हैं वो हर सर्किल में होगा। बाकी जो 3 पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां हैं और हैं, तो वो हर सर्किल वाले अपने हिसाब के अनुसार तय करते हैं, सर्किल बाई सर्किल वो हो सकता है। और ये 14 छुट्टी है, ये पूरे भारत देश में हर सर्किल में हर ऑफिस के लिए मान्य होगा, ठीक है। कौन कौन सी याद करके रखिएगा, 2 तो हो गए गणतंत्र दिवस, एक हो गया स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 26 जनवरी, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, 2 यहां से निपट गए। फिर हमारे मुसलमान भाइयों के कुछ त्योहार हैं, ईद उल जुहा जिसको हम बकर ईद बोलते हैं। चौथे नंबर पे ईद उल फितर हो गया, ये भी मुसलमान भाइयों का है। हालांकि कोई त्योहार किसी ऐसे समुदाय समाज के लिए नहीं रखा गया है, वो हर धर्म के हर जात के लोग अपना कर सकते हैं। जहां पर किसी जाति का बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम नहीं बता रहे हैं, बस थोड़ा सा याद करने के तरीके के हिसाब से हम बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 15 अगस्त हो गया, ये 2 हो गए। हमारे मुस्लिम भाइयों के त्योहार हो गए ईद उल जुहा और बकरीद जिसको बोलते हैं, और ईद उल फितर हो गया। यहाँ पर किसी धर्म से हमारा लेना देना वैसे नहीं है ना, हम सब एक हैं। उस याद करने के हिसाब से बस आपको बता रहे हैं। तीसरा मुहर्रम हो गया, ये 3 चीजें यहाँ से हो गई, तो 2 यह हो गया, 3 ये हो गया, 5 चीजें हो गई। बोलेगा तो नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं है। ईद उल जुहा, बकरीद बोलते हैं उसको, ईद उल फितर हो गया और मुहर्रम हो गया। फिर आते हैं 6वें नंबर पे गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। 7वें नंबर पे आते हैं बुद्ध पूर्णिमा। 8वें नंबर पे आते हैं क्रिसमस दिवस। ये 3 आप निकाल दो, 3 2 5, 5 3 8, 8 हुए। गुड फ्राइडे निकाल दो, बुद्ध पूर्णिमा निकाल दो, क्रिसमस डे निकाल दो। अब आते हैं जो हिंदुओं के त्योहार हैं, दशहरा, दीपावली। अब कुछ जो हमारे हैं वो जन्मदिन पर होते हैं, जन्मदिन पर, यानी ये 2 आपके यहां से कट गए। जन्म दिवस पे हो गए महात्मा गांधी जी के, गुरु नानक साहब के, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन और महावीर जयंती। ये 4 छुट्टियां हमारे जन्म दिवस पर मनाई जाती हैं। 2 हिंदुओं के त्योहार हो गए, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, गुड फ्राइडे, ये 3 हो गया। 3 मुस्लिम भाइयों के त्योहार हो गए, 2 गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इस तरह से 14 त्योहार। याद करने का तरीका मैं आपको बताया हूं कि 15 अगस्त 26 जनवरी हो गया, मुसलमान भाइयों के 3 त्योहार हो गए, और गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस डे हो गया। हिंदू भाइयों के 2 त्योहार हो गए, और ये हमारे जो बड़े बड़े महान पुरुष थे उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वो हो गया। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, सबको पता है। इसके अलावा 3 अन्य दिन की जो छुट्टियां हैं वो
अलग अलग सर्किल में होती है, पहले ही बताया था कि वो सर्किल वाले अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ये हो गया, बिजनेस आवर्स हमारा पूरा हो गया, नॉर्मल वीकडेज, डिलीटेड, बिजनेस ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे। इसमें कितना था, 3 आर्टिकल हम पढ़े हैं। पहले वाले में ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा था, 4 आर्टिकल यहाँ पे पढ़े थे, ठीक, मोबाइल पोस्ट ऑफिस तक। अब हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पोस्टेज का भुगतान कैसे किया जाता है, कैसे करना है पेमेंट पोस्टेज का भुगतान। अब विभाग सोच रहा है कि पैसा कैसे लेंगे, ठीक है, तो उसको समझेंगे। इसमें हम एक चीज को बाहर करेंगे अभी, फ्रैंकिंग मशीन्स, इसके बारे में अलग से एक क्लास हम अलग से लेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो फ्रैंकिंग मशीन के बारे में हम अलग से आपको एक क्लास में विधिवत हर एक चीज पूरी जानकारी देंगे, घुसेड़ के रख देंगे दिमाग में, एकदम मान के चलिए कि 100% पूरा छाप देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज में। पेमेंट ऑफ पोस्टेज में वापस आएंगे तो पहले नंबर पे देखेंगे, यानी 9th नंबर क्लास में आप देखेंगे डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। यानी यहां पे आइए, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक का भुगतान, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। भाई विभाग ऐसा क्यों बोलता है कि डाक का जो पेमेंट है, हमारा जो पैसा है वो हमको पहले से दे दीजिए। ऐसा तो नहीं होता कि भेजने वाला भेज दिया, अब रजिस्ट्री किसी का दिए, स्पीड पोस्ट किसी का दिए, तो फिर उसको बोलेंगे कि भैया पैसा दे दो। कौन देगा, कोई नहीं देगा, लड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, पोस्टमैन का सिर फोड़ देंगे, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है कि विभाग पहले से पैसा ले लेता है। तो डाक के पूर्व भुगतान करने से क्या होगा, विभाग ये बोला, कुछ थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया लोगों को। कैसे लॉलीपॉप दिया, बोला भैया डाक के पूर्व आगे यदि आप भुगतान करोगे तो हम आपको फास्ट डिलीवरी देंगे। कौन सी डिलीवरी देंगे, फास्ट डिलीवरी देंगे। दूसरे चीज पे क्या लो, दूसरा लॉलीपॉप क्या दिया कि उससे सिक्योरिटी रहेगी, हम सिक्योरिटी भी देंगे। विभाग बोला कि यदि आप हमको पहले पैसा देते हो तो सबसे पहले तो हम आपको फास्ट डिलीवरी देंगे, और दूसरे नंबर पर हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे। तीसरे नंबर पे क्या होता है, यदि आप हमको पेमेंट पैसा पहले से नहीं देंगे तो क्या होगा, हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, आपके डाक की सिक्योरिटी हमारी नहीं रहेगी, भाड़ में गया, कहाँ गई कहाँ नहीं, जो हुआ सो हुआ। आर्टिकल को टैक्स डिटेंशन में रख लेंगे, यदि उसका सही से पेमेंट नहीं किया गया है तो विभाग धमकी दे रहा है पब्लिक को कि भैया हम उसको टैक्स डिटेंशन में रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कोई स्पेशल डिलीवरी हम आपको नहीं प्रदान करेंगे। इसीलिए बोला कि हे हमारे कस्टमर, आप हमारे ऊपर रहम करिए, हमारा जो पेमेंट है उसको पहले करिए। पेमेंट आप पहले करेंगे, भुगतान की वांछनीयता को बनाए रखेंगे तो फास्ट डिलीवरी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, जो जैसा बनेगा हर चीज देंगे। यदि आप पहले पेमेंट करेंगे तो हम कुछ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप अपने रिस्क पर फिर करिए जो करना हो। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 9, प्री पेमेंट, पहले पेमेंट, पोस्टेज का पहले पेमेंट करने की वांछनीयता। आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्या दिया गया है, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी पहले भी बताया था कि एक आरएमएस का स्टेशनरी अलग है, ये डीओपी का स्टेशनरी एक ये अलग है। तीसरा नंबर पे पोस्टल का स्टेशनरी अलग है। तीसरा नंबर पे जो हम किताबें खरीदते हैं वो स्टेशनरी अलग है, ठीक है। डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस में जो स्टेशनरी होता है उसका मतलब होता है पोस्ट कार्ड जो हो गया, जिसमें टिकट उकट लगा रहता है तो बेचते हैं, वो सब चीजें हो गया। अब 10 नंबर पे पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। चलिए आइए पढ़ के आ रहे हैं, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, कैसे कैसे भुगतान लेना है। डाक टिकट और लेखन सामग्री, पोस्टेज स्टैम्प्स यानी होता है डाक टिकट, और स्टेशनरी यानी होता है लेखन सामग्री, ठीक है। डाक के भुगतान की अथॉरिटी डीओपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। डाक के भुगतान की अथॉरिटी किसके पास रहती है, भारत सरकार के पास रहती है। दूसरी चीज, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा रेवेन्यू स्टैम्प यानी राजस्व टिकट की बिक्री भी की जाती है। किसकी बिक्री की जाती है भैया, राजस्व टिकट की बिक्री भी की जाती है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है। विभाग बोला कई बार पूछेंगे, बारंबार पूछेंगे, फिर भी लोग गलत करके आएंगे। यही सोचेंगे कि डाक टिकट जो होता है, रिवेन्यू स्टैम्प, सॉरी, वो भी हमारे विभाग द्वारा यानी माननीय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही बेचा जाता है, सॉरी, जारी किया जाता है। भाई बेचा तो जाता है पर जारी नहीं किया जाता। रिवेन्यू का इस्तेमाल इस्तेमाल पोस्टेज के रूप में नहीं किया जा सकता। आप उसका पोस्टेज पेमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये राजस्व टिकट होता है, ये राजस्व के काम काजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर क्या उसी में होता ही। तीसरे नंबर पे डाकघर स्टेशनरी लेखन सामग्री के कुछ मदे भी, जैसे लिफाफा, ये होता है स्टेशनरी। आईएलसी इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड्स इत्यादि भी जारी करता है। ठीक है, तो डाकघर स्टेशनरी में लिफाफा, आईएलसी और पोस्ट कार्ड भी जारी करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले से ही अपेक्षित मूल्य के टिकट छपे होते हैं। इनमें क्या है, पेमेंट का पहले से ही दिया रहता है ना, उस पे पैसा वैसा सब लिखा रहता है। यदि ऐसी डाक लेखन सामग्री पर उस पर अंकित मूल्य से अधिक डाक भर लेना हो अधिक डाक भर लेना हो, जैसे मान लीजिए ये कोई है, उसका विभाग ने निर्धारित किया, यहाँ पे छाप डाल दिया 5 रुपए का, पर आप उसको लिफाफे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पेमेंट 25 रुपए करना है, तो विभाग क्या करेगा, ये 5 को माइनस कर देगा और 20 रुपए आपसे अलग से ले लेगा। तो उस फर्क को पूरा करके आप उस स्टेशनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीज, पोस्टेज का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन तथा नकदी देकर भी किया जा सकता है। अभी मैं पहले भी बताया था कि जो पोस्टेज का भुगतान है, आप नकदी देकर भी कर सकते हैं, कैश देकर भी कर सकते हैं, और फ्रैंकिंग मशीन से भी पोस्टेज का पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही है, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, यानी पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैसे करना है उसी के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। अब आते हैं 6 नंबर पे, फिलेटलिक ब्यूरोक्स। फिलेटलिक ब्यूरोक्स क्या होता है कि इसका काम कलेक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑफ स्टैम्प्स होता है, यानी स्टैम्प्स का कलेक्शन करना और उसको बेचना, ये फिलेटली ब्यूरोक्स का काम होता है। यह काम स्टैम्प्स लवर या फिलेटलिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? जो स्टैम्प्स लवर हमारे होते हैं, उनका अकाउंट होता है, वो अपना फिलेटलिस्ट हो गए, ये दोनों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? फिलेटलिक ब्यूरोक्स का। यह ज्यादातर बड़े शहरों में उपलब्ध होता है, छोटे शहरों में नहीं होता। फिलेटली ब्यूरोक्स का ओवरसीज ऑर्डर यानी विदेशी ऑर्डर, देखिए फिलेटली ब्यूरोक्स का विदेशी ऑर्डर भी होता है, देश में भी होता है, बाहर से लोग भी पसंद करते हैं। तो इंडियन फिलेटली ब्यूरो बॉम्बे में है, जो इंडियन फिलेटली ब्यूरो बॉम्बे में जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस है, वहां पे ये चीजें उपलब्ध हैं। क्या उपलब्ध हैं? कि विदेशी ऑर्डर भी वहां पर स्वीकार किए जाते हैं। उस फिलेटली ब्यूरो बॉम्बे में, इंडियन फिलेटली ब्यूरो बॉम्बे में जीपीओ है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, बाकी जगह विदेशी ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया फिलेटली ब्यूरोक्स का काम। बाकी फिलेटली के बारे में हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में विधिवत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा मोटा जान लीजिए कि फिलेटली होता है, फिलेटली ब्यूरोक्स भी होता है। फिलेटलिक ब्यूरोक्स का ये काम है। तो वहाँ पे एक ऐसे बनाए जाते हैं, जगह बनाई जाती है, ऐसे संस्था बनाई जाती है जहाँ पर स्टाम्प्स लवर्स अपना वहाँ से स्टैम्प्स मंगा सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, फिलेट लिस्ट हो गया, वो सब ऐसा वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब 12 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर पहले बताया था, अभी ड्रॉप करेंगे। फ्रैंकिंग मशीन को अगले क्लास में हम विधिवत समझाएंगे। अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे क्या दिया गया है? प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, कैश में डाक का पूर्व भुगतान या नगद में डाक का पूर्व भुगतान। नगद में भी डाक का पूर्व भुगतान कर सकते हैं, मगर ऐसा केवल कुछ पोस्ट ऑफिसों में ही होता है, हर जगह नहीं होता। ठीक है, इन पोस्ट ऑफिस को हेड ऑफ सर्किल द्वारा अथराइज किया जाता है। हेड ऑफ सर्किल ये निर्धारित करते हैं कि किन पोस्ट ऑफिसेस में किस पोस्ट ऑफिस में इसका नगद में डाक का पूर्व भुगतान आप कर सकते हैं। कौन अथराइज करता है? सीपीएमजी द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा।
कि प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश किसके द्वारा ऑथराइज किया जाता है, तो सीपीएमजी द्वारा किया जाता है। ये कई बार आ भी चुका है। केवल फर्म या पर्सन के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश उन फर्म या पर्सन के लिए होता है जो बहुत ज्यादा संख्या में अनरजिस्टर्ड पैकेट्स पोस्ट करते हैं। क्या पोस्ट करते हैं भैया? अनरजिस्टर्ड पैकेट्स पोस्ट करते हैं वेरी लार्ज नंबर में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? मिनिमम बड़े शहर में 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट्स होने चाहिए, छोटे शहरों में कम से कम 250 स्मॉल पैकेट्स होने चाहिए, सॉरी 250 रजिस्टर्ड पैकेट होने चाहिए स्मॉल सिटी में। बात समझ में आ गई? तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, डाक का कैश में पूर्व भुगतान के लिए आपके पास यदि बड़े सिटी में ले रहे हैं तो 500 अनरजिस्टर्ड पैकेट पोस्ट होने चाहिए। अनरजिस्टर्ड पार्सल नहीं, अनरजिस्टर्ड डाक नहीं, अनरजिस्टर्ड पैकेट के माध्यम से। और स्मॉल सिटी में 250 होना चाहिए। ये पूछता है। यदि नगद में कम से कम 50 ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, यानी साधारण पंजीकृत डाक, मतलब यदि नगद में कम से कम 50 साधारण पंजीकृत डाक बुक करते हैं तो कुछ पोस्ट ऑफिसेस में प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की सुविधा उपलब्ध है। मतलब 50 ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल, यदि आप 50 ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल देंगे काउंटर पे तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश आपको मिल जाएगा। कहां कहां पे? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर कुछ गेस्टेड और हायर सिलेक्शन ग्रेड के पोस्ट ऑफिस में भी प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। कहां पे? गेस्टेड ऑफिसेस जो हो गए और एचएसजी हो गए। हायर सिलेक्शन ग्रेड बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं और गेस्टेड पोस्ट ऑफिस वो भी बड़े होते हैं। मगर किसको कर सकते हैं? फर्म को, किसी फर्म या कंपनी को। कितने आर्टिकल? मिनिमम 500 आर्टिकल बुक होना चाहिए। कितने आर्टिकल होना चाहिए बुक? कम से कम 500 आर्टिकल की बुकिंग होनी चाहिए। आर्टिकल में क्या क्या हो सकता है? लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र जिसको बोलते हैं, पोस्ट कार्ड, अनरजिस्टर्ड पार्सल, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? जो हमारे गेस्टेड ऑफिसेस हैं या एचएसजी हैं वहां पर भी ये सारे काम होते हैं। प्री पेमेंट आप पोस्टेज कैश के माध्यम से आप कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो फर्म्स के नाम से होना चाहिए, कंपनी वाले होने चाहिए और 500 आर्टिकल बुक कर होना चाहिए कम से कम। इस आर्टिकल्स में आईएलसी, पोस्ट कार्ड, लेटर, अनरजिस्टर्ड पार्सल, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब 13 नंबर पे आते हैं, क्लास नंबर 13। इतना समझ में आ गया? ज्यादा स्पीड तो नहीं है, हमें तो लगता है कि इतना सबके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स। इसका मतलब ये होता है 13 नंबर क्लास में कटा फटा डाक टिकट। कुछ चोर चक्के भी होते हैं भैया, उसमें सावधान रहिएगा। ऐसे डाक टिकट जो कटा फटा हो, ऑब्लिटरेटेड हो या विदृष्ट हो, उसको बोलते हैं हिंदी में कटा फटा हो, डिफेस्ड हो, बिगड़ा हुआ हो, टर्न हो, मुड़ा हुआ हो, और प्रिंट एरर प्रिंट हो, सही से उसमें प्रिंटिंग ना हो सेपरेटेड में, या दोबारा यूज्ड किया गया हो, इस तरह के डाक टिकट का इस्तेमाल पोस्टेज के पेमेंट के लिए नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो जैसे डाक कोई आया तो उसमें पोस्टेज इस्तेमाल किया गया है तो आप उसको निकाल कर फिर दूसरे में बेचकर उसको पोस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है, वो गलत चीज है। ये सब चीजें इस्तेमाल में नहीं लेना है। यही चीज बताया गया है कि कटा फटा या डाक टिकट। क्लास नंबर 17, डाकघर द्वारा प्रदान किए गए रजिस्टर्ड लिफाफे का उपयोग, विशेष रजिस्टर्ड लिफाफे, सॉरी, डाकघर द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रदान किए गए जो स्पेशल रजिस्टर्ड लिफाफे होते हैं उनका उपयोग कभी भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के प्रसारण के लिए हमको नहीं करना है। मतलब स्पेशल रजिस्टर्ड आर्टिकल जो डाकघर द्वारा प्रदान किए जाते हैं
उसका उपयोग कभी भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के प्रसारण के लिए भेजने के लिए कतई नहीं करना है ना। ये चीज इसमें बताया गया है। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ आपका क्लास नंबर 13 स्पॉइल्ड आर्टिफैक्ट स्टैम्प्स। अब आज का लास्ट जो रूल है, लास्ट जो क्लास है, वो हो गया फिसिसियस स्टैम्प्स, क्लास नंबर 14। बाकी ये जनरल रूल्स एज टू पोस्टिंग के बारे में जनरल रूल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। तो फेसिसियस स्टैम्प्स लास्ट है, इसको देख लीजिए। इसका मतलब होता है नकली या काल्पनिक टिकट। नकली टिकट भी पोस्टेज भी आप बनाकर लगाएंगे तो फिर वो भी गलत है। काल्पनिक जो होते हैं, है ना, नकली काल्पनिक एक ही हो गए, उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। उसको केवल पढ़ने लिखने सीखने के लिए किया जाता है। ऐसा करना भी पूरी तरह वर्जित है, बिल्कुल नहीं करना है। आईपीसी सेक्शन 263A के तहत याद कर लीजिए, कई बार आया हुआ है कि किस सेक्शन के तहत नकली स्टैंप का इस्तेमाल नहीं करना है, दंडनीय अपराध होता है। तो आईपीसी सेक्शन 263A। अब कहां पे कर सकते हैं? कुछ दार्शनिक प्रकाशन में चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति रहती है। भाई दार्शनिक प्रकाशन यानी पोस्ट ऑफिस का जहां पे एडवर्टाइज होता है, चित्रण के माध्यम से जहां पर प्रयोजन लगाए जाते हैं, चित्रण प्रयोजन लगाए जाते हैं, वहां पे ऐसा कर सकते हैं। परंतु वहां भी केवल आपको ब्लैक कलर में ही करना है, दूसरे कलर में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कलरफुल में नहीं, केवल ब्लैक कलर में करना है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो चलिए एक बार और थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़े हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल पढ़ चुके थे। आज पढ़े हैं टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। 3 इधर से बिजनेस आवर्स में, कामकाजी घंटे में। क्लास नंबर 5 नॉर्मल वीकडेज, 7 बिजनेस ऑन संडेज, और 8 नंबर पे पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। 3 यहां से पढ़े हैं। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक का कैसे भुगतान करना है। 9 नंबर में पढ़े हैं डिसेबिलिटी या प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। फ्रैंकिंग मशीन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, स्पॉइल्ड आर्टिफिशियल स्टैम्प्स और फिक्टिशियस स्टैम्प्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज इसमें हम लोग पढ़े हैं। 5 क्लास यहां से पढ़े हैं, 3 क्लास यहां से पढ़े हैं, और 3 क्लास यहां से। बात समझ में आ गई। तो 11 नंबर क्लास जो फ्रैंकिंग मशीन है उसको नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ पोस्टल वाला के साथ, क्योंकि अब आपके प्रमोशन की जिम्मेदारी हमारी यानी पोस्टल वाला की। तो यहीं पे क्लास का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।